हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको हम लोग सीरीज कर रहे थे। उसी सीरीज में हम लोग कुछ क्वेश्चन आगे बनाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पित्त क्या है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बायो सेक्शन से पूछा हुआ है 2016, 2019, 2021, 2023। एक्सपेक्टेड है कि 2026 में भी ये क्वेश्चन क्या है, आ जाए, क्योंकि 23 के बाद 24 25 में नहीं आया है, तो 26 में इसका चांस है आने का। पित्त क्या है, देखिए पित्त हमारे शरीर में एक लीवर नामक यकृत होता है। लीवर जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा बड़ा यकृत होता है। ठीक है, इसी में पित्त का स्रावित होता है, मतलब पित्त बहता है। अब देखिए पित्त का महत्व हमारे शरीर में बहुत है। जैसे पित्त नहीं होगा तो आपके खाना का जो पाचन है वो सही नहीं होगा। तो खाना को पचने के लिए भी पित्त की क्या है, आवश्यकता है बच्चों। इसलिए पित्त होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर पित्त नहीं बनता है तो आप खाना, आपका पाचन सही नहीं है। ठीक है, तो पित्त जो है ये एक हरे रंग का क्षारीय पदार्थ है, मतलब ये गाढ़ा होता है। जैसे पानी, पित्त क्या पानी की तरह एकदम ढीला नहीं होगा, ये एकदम गाढ़ा होगा। ठीक है, जिसका पीएच मान 8.9 होता है। ठीक है, और जो यकृत यानी लीवर में स्रावित होता है, लीवर के अंदर ये निकलता है। इसके क्या क्या महत्व है, महत्व बहुत हो सकते हैं। जैसे भोजन को क्षारीय बनाता है, मतलब भोजन को पचाने का कोशिश करता है। फिर पित्त के लवण वसा विखंडन करता है, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसके बाद भोजन क्या होता है, पाचन होने लगता है। तो ये बहुत सारे इसके महत्वपूर्ण उपयोग है। तो ठीक है, अगर बोर्ड में आपको यह क्वेश्चन आएगा पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, तो आप देखिए इस आंसर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या है, लिखिएगा पित्त, पित्त गाढ़ा, पित्त गाढ़ा एवं हरा, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है, जिसका जिसका पीएच 8.9 होता है, जिसका पीएच 8.9 होता है। ठीक है, जो यकृत, जो यकृत यानी यानी ठीक है, जो यकृत यानी लीवर से, ठीक है, जो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित स्रावित होता है। बस ये परिभाषा आप लिख देंगे कि पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 8.9 होता है, जो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है, मतलब बहता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इसके महत्व लिखिए, तो लिख दीजिएगा मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका महत्व है। मनुष्य के, हम नेक्स्ट हेडिंग आप बना लेंगे मनुष्य के, ऐसे एरो बना के। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में पित्त का महत्व, पित्त का महत्व, मनुष्य के पाचन तंत्र में पित्त का बहुत ही महत्व होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, पहला पॉइंट लिख दीजिएगा पित्त, पित्त भोजन, भोजन। ठीक है, पित्त भोजन, भोजन को क्षारीय क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है। दूसरा पॉइंट है पित्त के लवण, पित्त के लवण वसा का विखंडन, वसा का विखंडन करता है।
ठीक है, इस तरीके से आप बोर्ड में इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। महत्व, आप अगर मान लिया 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आप एक अच्छा काम क्या करेगा, देखिए मैं सभी बच्चों को बता रहा हूं, अगर कोई भी चीज आए, अगर मान लो बायो से संबंधित है तो इसमें एक छोटा सा फिगर लीवर का बना दीजिएगा। ठीक है, लीवर का फिगर बना के अब उसमें ऐसे दिखा देगा, इससे एग्जामिनर आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। एक्स्ट्रा का मतलब जैसे आपके लिखने में अगर कहीं कमी होगी तो आपको फिगर पे, तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ड्रॉ फिगर। बहुत टाइम लेके फिगर नहीं बनना है, एक छोटा रफ डायग्राम टाइप का बस फिगर बनाना है ताकि आपकी कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। देखिए आपके क्वेश्चन में या तो उत्तल लेंस के दो उपयोग आएगा या तो अवतल लेंस के दो उपयोग आएगा। ठीक है, दो उपयोग वाले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उत्तल चाहे अवतल के बारे में, तो आप बहुत आसानी से लिख देंगे। ठीक है, उत्तल लेंस वैसे होता क्या है, तो देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग जो जैसे कैमरे में करेंगे, फोटोग्राफी जब होती है, फोटोग्राफी होती है कैमरा में, तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और इसके दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष मतलब जिनको दूर का नहीं, जिनको पास का नहीं दिखता, उनके लिए अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। अब पास का नहीं दिख रहा है इसलिए उसको दूर दृष्टि दोष है, दूर का नहीं दिख रहा है इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। दूर में पास का नहीं दिखता, पास में दूर का नहीं दिखता है, तो उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए तो बहुत आसानी से लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इनके उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्न है। उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्न है। क्या है पहले बच्चों, पहला है उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरा में किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरा में किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैमरा में करते हैं। दूसरा उपयोग क्या लिखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ मतलब होता है बच्चों दूर, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दो उपयोग आपने लिख दिया, और आप क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, देखिए कुछ छोटा सा फिगर जरूर बना दीजिए ताकि थोड़ी कॉपी आपकी अट्रैक्टिव दिखे। कुछ नहीं, एक चश्मा बना दीजिए ऐसे, रफ डायग्राम, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करने की जरूरत है, टाइम को नहीं बर्बाद करना है, बस छोटा सा। अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये फ्रेम है, ठीक, इस फ्रेम में कौन सा लेंस लग गया है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस लिए होता है, उत्तल लेंस किस लिए होता है, जब हमें पास का नहीं दिखता, जब हमें पास का नहीं दिखता। बस, अब अवतल का बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक चश्मा बनाइए छोटा सा ऐसे ही, बस ऐसे ही, जो बहुत ज्यादा इसमें रचने की जरूरत नहीं है। एक चश्मा हो गया, उत्तल लेंस लिख दीजिए। उत्तल लेंस क्या है, जब हमें पास का नहीं दिखता है। ऐसे दृष्टि दोष को क्या करते हैं, दूर दृष्टि दोष। बस ऐसे एक फिगर बना देंगे तो एग्जामिनर आपको कुछ ज्यादा मार्क्स दे देगा, मतलब इस पे भी देगा और फिगर पे जाहिर सी बात है देगा। तो फिगर आप छोटा सा जरूर बनेगा, हर एक क्वेश्चन में फिगर छोटा छोटा बना दीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, मिश्र धातु क्या होता है। ठीक है,
मिश्र धातु के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2019-2021 में पूछा हुआ है। मिश्र धातु क्या होता है? आपको पता है मिश्र मतलब क्या होता है? मिला हुआ। ठीक है, मतलब धातु और अधातु का मिश्रण जो होता है उसी को मिश्र धातु कहते हैं। ये तो बहुत आसान बात है कि मिश्र मतलब होता है मिला हुआ। तो किसका मिला हुआ? धातु और अधातु का मिला हुआ हिस्सा। जैसे मान लीजिए ये धातु है, ये अधातु है, ये दोनों मिल गए तो इसको हम क्या बोल दिए? मिश्र धातु कह दिए। ठीक है, तो मिश्र धातु का ये मतलब होता है। अब इनके क्या बोला है? 2 उदाहरण दीजिए। तो मिश्र धातु का 2 उदाहरण क्या है? जैसे पीतल है, इस्पात है। पीतल, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे बहुविकल्पी में भी आता है कि पीतल किसका किसका मिक्सचर है या मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, इस्पात का अगर पूछ दिया तो इस्पात लोहा और क्रोमियम का मिश्रण है। तो इस तरीके से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन बनाने से पता है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन तो भी कमांड होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आ गया तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? बहुत आसान भाषा में लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग। समांग मतलब होता है बच्चों समान। ठीक है, जितना धातु है उतना अधातु है। समांग मतलब क्या होता है? समान। समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक अधातु एवं अधातु का समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। बहुत आसान से समझ में आएगा। अब इसके 2 उदाहरण बोला है तो उदाहरण दे दीजिए यहाँ पे। उदाहरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जाम्पल। तो 2 उदाहरण दे दीजिए। जैसे पीतल दे दीजिए, पीतल। ठीक है, और दूसरा दे दीजिए तांबा, इस्पात। ठीक है, पीतल हो गया, इस्पात हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बहुविकल्पी में भी पूछे हैं कई बार क्वेश्चन। ठीक, ये तो क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया यहीं पे। अब नोट में कुछ पॉइंट है जिसको आप जरूर से जरूर एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन में आ गया कि पीतल किसका किसका मिश्रण, किस किस मिश्र धातु का मिश्रण है। तो यहाँ पे पहला नोट में लिख रहा हूं पीतल यहाँ पे एरो दे देते हैं। पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, ये याद रखिएगा। जो पीतल है वह तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता को जब हम मिलाएंगे तो हमें पीतल प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है, ये पहले उदाहरण का ये बात थी। फिर दूसरा है इस्पात किसका मिश्रण है बच्चों? यह क्वेश्चन भी आता है। तो इस्पात जो है वह लोहा निकेल होता है ना, लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है, लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। सभी लोग इसको नोट कर लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक लिखिए। तो देखिए, जो विद्युत धारा होती है वह आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आवेश मतलब क्या होता है? चार्ज जब फ्लो करता है, मतलब जैसे एक फैन है। ठीक, फैन अब हम स्विच ऑन किए,
तो स्विच ऑन, बिना स्विच ऑन किए फैन चलेगा नहीं। तो स्विच ऑन किए तो क्या होता है, आवेश तार में से क्या करने लगते हैं, बहने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। तो आवेशों के जो आवेश है उनके प्रवाह के जो दर है, मतलब जो प्रवाह, मतलब जिस दर से वो बहते हैं, आवेशिक आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं इसका। फिर क्या पूछा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे आवेशों के आवेशों आवेशों के प्रवाह के दर को आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहां नीचे एरो लिखिएगा, इसका जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, इसको ए से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा फिगर भी बना देना यहीं पे, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ठीक, यहाँ पे मान लो एक स्विच है, यहाँ पे 4 सॉकेट है। ठीक, इस टाइप से मान लो सॉकेट है, ये मान लो फ्यूज है, ये क्या है, फ्यूज, यहाँ पे नाम लिख देना। और ये क्या है, सॉकेट, ये क्या है, स्विच। मान लो इधर कोई फैन बना दो, ठीक। अब यहां से विद्युत धारा जब फ्लो होगी, इसमें कनेक्शन होता है ये फैन में, ये क्या है प्यारे बच्चों, फैन है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का प्रवाह जब होगा तो ये फैन क्या होने लगेगा, चलने लगेगा। बस एक छोटा सा फिगर ऐसे बना के अपनी कॉपी को थोड़ा अट्रैक्टिव बना देना, क्योंकि अट्रैक्टिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एक जैसे लिख रहे हैं। तो आपने क्या किया, तो आपने कुछ हटके लिखा, तो उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, आगे भी बढ़िए और इसको भी बढ़ाइए, राम जपते रहिए, काम करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसी क्वेश्चन से एक संबंधित एक और पॉइंट था जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हैं कि विद्युत धारा को जो हम मापते किससे, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको हम लोग विद्युत धारा को माप सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन आता ही है तो एक जगह हो जाएगा तो सही है। विद्युत धारा का मापन को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। विद्युत धारा का जो मापन है, मेजरमेंट है, उसको किस डिवाइस से करते हैं बच्चों, ए मीटर। किससे, ए मीटर बोलते हैं, या इसको अमीटर भी कहते हैं, अमीटर। ए मीटर बोलो चाहे अमीटर बोलो, ठीक है। ये एक डिवाइस है जिसमें ये ए ऐसे लगा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये 2026 में पक्का आएगा। क्या है क्वेश्चन? दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दृष्टि दोष क्या होते हैं? दृष्टि दोष मतलब जिसमें हमें दिखाई नहीं देता है। अब दिखाई हमें पास का भी नहीं दे सकता है, दिखाई हमें दूर का भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये सब दृष्टि दोष में आते हैं, दूर का दिखाई न देना, पास का दिखाई न देना, ठीक। यह क्वेश्चन कब कब आया? 2015, 2016, 2020, 2022, 2023, 2026 में भी आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन फिक्स समझ लीजिए, यह क्वेश्चन फिक्स समझ लीजिए कि बोर्ड में आना ही आना है। दृष्टि दोष क्या है? तो देखिए आप लिख दीजिएगा कि नेत्र का वह दोष मतलब हमारे आंखों का वह दोष जिसके कारण हम दूर का नहीं देख पाते, पास का नहीं देख पाते, ऐसे दोषों को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि मतलब होता है दिखना, मतलब आंख से दिखना। तो जब हमें दोष रहेगा तो हम या तो पास का नहीं देख पाएंगे या तो दूर का नहीं देख पाएंगे। तो इसी बातों को आपको लिख देना है। क्या? नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। उसे दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बोला इनके कितने प्रकार होते हैं? तो इनके देखिए 3 प्रकार होते हैं। मतलब एक जैसे दूर का नहीं दिखना, एक पास को नहीं दिखना, एक वृद्धा लोगों को होता है, वृद्धा लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखिए इसके लिखेंगे कि कितने प्रकार होते हैं, तो लिखेंगे दृष्टि दोष के निम्न 3 प्रकार है। दृष्टि दोष के निम्न 3 प्रकार है। पहला क्या है बच्चों? निकट दृष्टि दोष। सेकंड क्या है? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और थर्ड क्या है? जरा दृष्टि दोष। मतलब जरा दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? इसमें थोड़ा सा दूर का भी नहीं दिखता, थोड़ा सा पास का भी नहीं दिखता। तो ऐसा जो दृष्टि दोष है ये केवल वृद्ध लोगों को होता है। दृष्टि दोष ये किसको होता है? वृद्ध लोगों को होता है। वृद्ध जो है, बूढ़े लोग हैं, उनको ज्यादातर यही दोष होता है। अब ये तो किसी को हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2026 के फिक्स क्वेश्चन लगभग है। तो सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक पॉइंट हम लोग और नोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए जो निकट दृष्टि दोष है, यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सब बहुविकल्पी में क्वेश्चन आते हैं। तब आपको लगता है बाहर से है, तो बाहर से तो कुछ नहीं है। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट में क्या होता है बच्चों? निकट में जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में जो होता है प्यारे बच्चों, निकट पास का दिखता है। रुक जाइए, इसको हम लोग रब करके इस क्वेश्चन को करते हैं ताकि कोई डाउट ना हो ना, क्योंकि ये आपने नोट कर ही लिया प्यारे बच्चों। तो इसको मैं सिर्फ इस लाइन को रब करता हूं, ठीक है, इसी लाइन को रब करता हूं ताकि इसके बारे में हम लोग अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है। तो आपको जब आप नहीं दे पाएंगे तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बाहर से है, बट बाहर से तो होता नहीं है, ये तो
सिलेबस का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। जो दृष्टि दोष है उसी के बारे में हम लोग बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। निकट दृष्टि, ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष में निकट मतलब पास का दिखता है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जो होता है बच्चों, वो पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूसरा दोष है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का दिखता है, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। ठीक है, लास्ट है प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों? जरा दृष्टि दोष में न दूर का न पास का दिखता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में न दूर का दिखता है न पास का दिखता है, मतलब इसमें दोनों नहीं दिखता, न तो ये न तो ये। इसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में ये दिखता है, ये नहीं दिखता। इसमें क्या होता है? ये दिखता है और ये नहीं दिखता। ठीक है, क्रॉस साइन मतलब नहीं दिखना, सही साइन मतलब दिखना। मैं यहां नोट कर देता हूं, इसका मतलब दिखना और इसका मतलब नहीं दिखना। ठीक, तो देखिए, दिखना नहीं दिखना, दिखना नहीं दिखना, नहीं दिखना नहीं दिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। ऐसे डायरेक्ट पूछा कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण को लिखिए, या फिर ऐसे बोल दिया कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो तरीका है, दोनों ही क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग भी पूछा है, साथ में भी पूछा है। तो हम लोग साथ में देख लेते हैं, ताकि अलग अलग भी आएगा तो हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे। और आपसे ऐसे भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में अभिकारक ये है तो इसका उत्पाद क्या होगा, या ऐसे पूछता है कि इसका उत्पाद ये है तो अभिकारक क्या होगा। तो सारी चीजों को हम लोग इसी समीकरण में देखते हैं, साथ में एक छोटे से फिगर को भी देखेंगे, जिससे हमारी कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव दिखे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ और पौधे सूर्य के प्रकाश में, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं, तो उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बहुत आसान भाषा में इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जब जब हरे पेड़ जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन जो इनका भोजन होता है वो किस रूप में होता है? ग्लूकोज के। अपना भोजन का निर्माण
निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बस इतना परिभाषा इनफ है। अब इसका रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को देखते हैं। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, हम लोग इसको संतुलित बनाते चल रहे हैं। 6CO2 जब 12H2O, ठीक है, से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? C6H12O6, जो ग्लूकोज का सूत्र भी है। 6O2, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, प्लस, रुक जाइए, इस एरो को थोड़ा छोटा कर देंगे तो फिगर सब रासायनिक समीकरण लिख जाएगा इसके अंदर। अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बच्चों? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये जो रासायनिक समीकरण है C6H12O6, ये किसका है? यह ग्लूकोज का है। किसका है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसके प्रेजेंस में करता है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। और यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल। देखिए, ये जो हिस्सा है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, मतलब जो भाग लेता है, और जिनसे मिलके कुछ बन जाता है, मतलब ये चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और ये क्या है जो इस एरो पे रखा रहता है? ये जो एरो पे रखा रहता है इसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट। तो ये पूरा रासायनिक समीकरण एकदम प्रकाश संश्लेषण का था। अब इसमें आप एक छोटा सा फिगर बना देना, ऐसे पेड़ पौधा कोई बना देना, ऐसे पेड़, ये जड़ है, ठीक, यहाँ पे सूरज बना देना, कहीं सूरज भगवान कहीं बना देना। अब सूरज के प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है? अपने भोजन को बना रहा है। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण भी दीजिए। ये क्वेश्चन 2011, 2017, 2019 में पूछा हुआ है। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग दूरी और विस्थापन पढ़े हैं, तो दूरी मतलब क्या था कि कोई भी वस्तु है, अपनी जगह से वापस गई और उसी जगह वापस है। मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, यहाँ से जाना और यहीं फिर वापस आ जाना। इस केस में दूरी क्या होती है? दुगुना हो जाती है। लेकिन विस्थापन क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है। किसी जगह से जाना और उसी जगह में वापस आ जाना, ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब जिसमें कोई भी दूरी न चली गई हो। तो जैसे आप जहां से चल रहे हैं और वहीं वापस आ जाएंगे तो विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसी तरीके से प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील पदार्थ हैं, ठीक है, जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ हैं, वो कम अभिकारक क्रियाशील पदार्थ को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। मतलब उनके जगह को क्या कर देते हैं? पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने क्वेश्चन एक बताया भी था कि कोई एक कंपाउंड है, ठीक, वो अभिकारक में है, अकेले है, और वो जब उसका रासायनिक अभिक्रिया हो गया तो वो उत्पाद में आप देखेंगे तो वो दुकेले हो गया। मतलब इधर अकेले था, फिर उधर क्या हो गया? किसी और से जाके मिल गया। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, तो इसकी परिभाषा को आसान भाषा में लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या होगा बच्चों एग्जाम्पल में? देखिए, तो उदाहरण बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आयरन है, Fe है, ठीक, ये CuSO4 से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक। तो अब देखिए, मैंने बताया था कि Fe अकेला है, अब ये अभिकारक है। इधर के हिस्से को क्या कहते हैं? अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है। अब Fe क्या करेगा? आपको क्लियर है, प्रतिस्थापन बताना तो बड़ा आसान है। इधर अकेला है कोई चीज, इधर जाके दो अकेला हो जा रहा है, मतलब FeSO4 से मिलकर क्या बना? FeSO4 बना था, और Cu को क्या कर दे रहा है? अलग कर दे रहा है। ये क्या है? उत्पाद है। तो देखिए, विस्थापित हो गया ना। Fe ने किसको विस्थापित किया? Cu को, क्योंकि Fe ज्यादा क्रियाशील है तो Cu कम क्रियाशील था, इसको विस्थापित किया। विस्थापित करने के बाद उसकी जगह पे अपने हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इधर Fe अकेला, इधर क्या हो गया? Fe दो अकेला, मतलब दो लोग के साथ, इधर अकेला, इधर दो अकेला। इधर CuSO4 क्या था? दो अकेला, इधर आके क्या हो गया? ये अकेला। तो व्यवहारिक भाषा में समझ गए, अकेला दुकेला हो गया, दुकेला अकेला हो गया। बात समझ में आई कि अकेला दुकेला हो गया, दुकेला अकेला हो गया। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा है प्यारे बच्चों, तो इसमें बहुत आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पार्श्व दिश दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? पार्श्व मतलब क्या होता है? पीछे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो कोई भी गाड़ी होगी उसमें जो उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण से हम जैसे जो साइड मिरर होते हैं, जो बगल वाले के जो शीशे होते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम कोई भी गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वह अगर शीशे में देखे, अब बार बार वो पीछे तो मुड़ के देखेगा नहीं, तो वो शीशे में देखेगा, तो जो उसको पीछे की वस्तु है उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखेगा। मतलब अगर वो आकृति में छोटा भी हुआ तो उसका जो दर्पण बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, जिससे उसको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी नहीं है। इसीलिए जो गाड़ी है, जो वाहन है, उसमें हम लोग पीछे की तरफ जो दर्पण लगाते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग इसी कारण करना पड़ता है, जिससे हम जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है उसको पीछे की वस्तु बड़ी दिखे, जिसका प्रतिबिंब जो है वह लार्ज बने, बड़ा बने, बड़ी आकृति का बने, जिससे वो वस्तु क्लियर स्पष्ट दिखाई दे सके कि पीछे जो गाड़ी है, वाहन है, वो कौन सा गाड़ी है। ठीक है, इस कारण हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो इसके आंसर को हम लोग लिखते हैं बच्चों, इसमें उत्तर लिखते हैं कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पीछे दृश्य दर्पण
पीछे दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, वरीयता इसलिए देते हैं, वरीयता इसलिए देते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि दोष, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, मतलब जो उसके पीछे का जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा होता है और ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है और जब हम इसका प्रयोग मोटर, अब कोई भी मोटर हो सकती है, कार, ट्रक इत्यादि, ठीक है, मोटर गाड़ी में पार्श्व मतलब पीछे, पार्श्व मतलब क्या होता है बच्चों? पीछे दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण पीछे से आने वाली गाड़ियों का छोटा और सीधा, ठीक है, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो हम लोग दर्पण यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, अब उसमें अगर हम शीशे में देखेंगे तो अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी रहेगा तो हमको पास में दिखेगा और उसकी जो आकृति है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी, मतलब वो छोटी आकृति में एकदम दिखेगा कि ये कौन सी गाड़ी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा आकृति दिखा दे कि गाड़ी है छोटी, आकृति इतना बड़ा दिखा दे कि वो मिरर में हमको क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा कि जैसे कोई भी वाहन है, ठीक है, ये कोई भी वाहन है, अब ये चल रही है तो इसके पीछे का जो शीशा होता है, अब इधर मान लो ट्रक है बहुत बड़ा, तो अगर ये बहुत बड़ा दिखाने लगेगा तब तो ये शीशे से भी पार हो गया। अब शीशे से भी पार हो गया तो क्लियर नहीं होगा कि ये ट्रक है कि क्या है। अब मान लो कार, अब ये इतना बड़ा प्रतिबिंब दिखा दे कि वो ट्रक जैसा दिखाई देने लगा तो भी दिक्कत होगी। तो इसमें क्या करता है उत्तल दर्पण, इसकी आकृति को छोटा करेगा और एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा। ट्रक है तो ट्रक है दिखेगा, भले आकृति छोटा दिखे लेकिन ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रक है। कार है तो उसकी भी आकृति छोटा दिखेगा लेकिन यह क्लियर हो जाएगा कि पीछे कार है। अगर बाइसिकल है, मतलब साइकिल है या बाइक है, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि पीछे बाइक है, आपको कितनी जगह छोड़नी है, पास देने के लिए कितनी जगह छोड़नी है। इसी कारण हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो पीछे का मिरर होता है उसमें। ठीक है, ताकि हमको पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो अगर बहुत बड़ा है तो भी वह क्लियर स्पष्ट दिखना चाहिए कि वह किस आकृति का है, क्या है, ट्रक है, कितनी जगह हमको छोड़नी है। अब बार बार हम पीछे तो मुड़ के देखते नहीं है, तो अपने हिसाब से हम मिरर में देख के जगह को पास देते हैं कि बड़ी गाड़ी है तो उसको कितना जगह देना चाहिए, ट्रक है तो उसको कितना देना चाहिए, कार है तो उसको कितना देना चाहिए। इसी कारण वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में कई बार पूछा है। तो देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों किया जाता है? जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो प्रकाश की किरण को अपवर्तन के बाद, ठीक है, मतलब उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में पड़ती है तो अपवर्तन में पहले तो आती है, फिर परावर्तित होती है। अपवर्तित परावर्तित दो ही किरण होती है, ठीक है। अपवर्तित होती है तो वह इसके प्रकाश से किरण अपवर्तन के बाद ये क्या करती है, उसको एक बिंदु पे केंद्रित कर देती है, मतलब फोकस कर देती है। उनके किरण को एक जगह कन्वर्ज्ड मतलब केंद्रित करके एक जगह दिखाती है। इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत सिंपल से इसका जवाब लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिरर है उत्तल लेंस का, ठीक। अब इसमें प्रकाश की किरण जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे गई प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे परावर्तित के बाद ये क्या करती है, इसको एक केंद्र पे केंद्रित कर देती है, ठीक। ये देखिए, एक केंद्र पे क्या कर देती है, एक केंद्र पर केंद्रित कर देती है, मतलब इकट्ठा कर देती है। क्या करती है? केंद्रित मतलब क्या होता है? इकट्ठा, एक केंद्र पर। तो इसीलिए जो उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इस फिगर को भी आप एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा। तो ये जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे आंसर लिखने वाले, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी बच्चे इस पर बहुत अच्छे से बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। और अगर ये सब आपको यूजफुल लग रहा है, कामफुल लग रहा है तो इसको और आगे बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए। एक लोग हैं, ठीक है, बढ़ाते जाइए। एक लोग दूसरों को बताएं, एक लोग दूसरे को बताएं, दूसरा तीसरे को बताएं, तीसरा चौथे को बताएं, चौथा पांचवें को बताएं, पांचवा छठवें को, छठवां सातवें को, सातवां आठवें को, आठवां नौवें को, नौवां दसवें को। इतना बताएं कि एक साइकिल बन जाए, कि ये बताने वाला कार्यक्रम चलता रहे, जिससे ये चैनल एकदम आगे बढ़ता जाएगा। तो सभी बच्चों का एक फ़र्ज है इसको एक पहला दूसरे को बताए, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, चौथा पांचवें, पांचवा छठवें, ऐसे बताते रहे ताकि एक चैन बन जाए कि MCI विद्या गुरुकुल टॉप पे हो जाए, ठीक। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो आपके MCQs क्वेश्चन है उसको हम लोग फिर से उसकी सीरीज बनाएंगे, जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इतने हो गए। और भी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ले आएंगे, लेकिन इतना अभी के लिए। थैंक यू सो मच।